हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त विज़न ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी का एक टॉपिक लेके, एक नहीं कई टॉपिक हैं इसमें करेंगे हम। और ये स्पेशली यूपी पुलिस, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हैं वो और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी। उसके अलावा आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं। इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा पॉलिटी का, तो हम उसमें सारे क्वेश्चन देखेंगे। हम लगभग पूरी पॉलिटी लगभग 4 क्लासों में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कितनी दोस्तों? 4 क्लासों में। ये पॉलिटी की पहली क्लास है। इसमें जो हमारा पैटर्न रहेगा एक कंसेप्ट, उसके बाद उस कंसेप्ट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है विज़न ऑल एग्ज़ाम। क्या है दोस्तों? विज़न ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है विज़न ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदात्री कौन था, यानी जो सलाहकार था वो कौन था? वो कौन थे? BN राव। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब, यानी जब संविधान बना था तब कौन थे? BN राव। लेकिन उससे पहले, यानी संविधान स्वतंत्रता या संविधान से पहले या स्वतंत्रता से पहले जब पूछा जाए तो कौन है? MN राव। आगे चलते हैं और यहीं पे देख लें, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कैसे स्थायी अध्यक्ष? और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब देखते हैं इधर, इसमें मैंने क्या किया है, एक ही इस डायग्राम में पूरा संविधान सभा, जो भारतीय संविधान सभा है उसको एक ही में मैंने कर दिया है। जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो गठन हुआ था जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946, उसके तहत हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा हुआ था गठन। और इसमें बता दूं दोस्तों, जो उसमें निर्वाचन हुआ था प्रत्येक एक कैंडिडेट पर, यानी प्रत्येक एक प्रत्याशी पर कितने? 10 लाख का। 10 लाख वोटर होंगे एक प्रत्याशी पर। क्या दोस्तों? यानी एक कैंडिडेट पर, एक प्रतिनिधि पर कितने? 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। ठीक है, आगे बात करें। कुल संख्या कितनी थी? 389, यानी 389। और दोस्तों, जो ब्रिटिश भारत था, क्या ब्रिटिश भारत, इससे कितने कैंडिडेट थे? 296। देसी रियासत से दोस्तों 93। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि कितनी महिलाएं सदस्य थीं संविधान सभा में, तो कितनी थी? 15। उससे पहले आपको बता दूं, आपको 3 डेट याद रखनी है। एक तो 9 दिसंबर, एक 9 दिसंबर 1946, और एक रखनी है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। एक याद रखनी है 13 दिसंबर 1946। उसके बाद 26 नवंबर 1949। जो भी संविधान सभा से रिलेटेड जितनी भी डेट हैं वो। और एक याद रखनी है 26 जनवरी 1950। ये कुछ डेट हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ये है पहली, यानी 9 दिसंबर 1900, कौन सी? 9 दिसंबर, आपको बता दूं 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। आप थोड़ा सुने कान लगा के लीड से, बस ध्यान से सुने क्या क्या हुआ था, वो तो मैं सब बताऊंगा। यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कौन सी? प्रथम बैठक हुई थी। और प्रथम बैठक में क्या हुआ था कि अस्थायी अध्यक्ष, उसमें जो भी बुजुर्ग था, यानी जो सबसे एज का व्यक्ति था, उसी को एक तरह से टेम्परेरी अध्यक्ष बना दिया गया। तो किसको बनाया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये कौन से आ गए? यानी
अस्थायी अध्यक्ष कौन हो गए? सच्चिदानंद सिन्हा। कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। अगली डेट है 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ था? अगली बैठक में, इसी में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगे बात करें, ये तो हो गई प्रथम बैठक की। आगे 13 दिसंबर 1946। कौन सी डेट? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अगर आप यहीं पे 5 मिनट दे देंगे तो अगले जो 20-25 क्वेश्चन होंगे इसी टॉपिक से, तो उनको करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इस वजह से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। अगर ये कर लेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको दिखा दूँ, ये इसी के संविधान सभा की बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप 5 मिनट इधर दे देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो 13 दिसंबर को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, और वही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को क्या पारित हो गया, यानी पास कर दिया गया। आगे 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इसी दिन लगभग 15-16 आर्टिकल लागू हो गए थे। और अंतिम बैठक हुई थी 26 जनवरी 1950 को। जो ये है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, और 26 जनवरी 1950 को इसी दिन से हमारा संविधान लागू हो गया। अब यहाँ से क्या है, आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लगा देंगे। पहला है, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें बता दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। कौन से? सबसे युवा। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? आ गया क्वेश्चन। तो कितनी है? 15 महिलाएं थीं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीयक वाचक कब प्रारंभ हुआ था? तो ये कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 को। और यहीं पे एक डेट है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। कितनी है? 26 नवंबर 1949। आप बस देखें, 1-2 बार देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे बता दें, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कहा था ऑस्टिन ने। कुछ नए नए आएंगे, उनको आप देख सकते हैं, और बाकी के सब उसी में से आएंगे ज़्यादातर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, वो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? किसको किया गया था? BN राव को। आगे बात करें, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये किया था 29 अगस्त 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे, संविधान की प्रारूप समिति में निम्नलिखित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी प्रारूप समिति में। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन, ये ऊपर देख चुके हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार पटेल। आगे, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अगर आप ऊपर अच्छे से सुन लेंगे तो इधर कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि कौन सी? अंतिम बैठक की, तो वो कौन सी है? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को हमारा बनकर तैयार हो गया था। आगे बात करें, भारतीय संविधान
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कहाँ से ले गए? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड। आगे इधर मिलाना। अब इसमें क्या होता है, जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आप ये देखो आप पे आता कौन सा है। जैसे समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और राज्य के नीति निर्देशक था तो अभी ऊपर पढ़ा था आयरलैंड से। और विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। तो इसका आंसर क्या हो गया? यानी अगर आपको पता है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई, यानी 1/4, तो 1/4 यही। अगर आपको एक भी पता है फिर भी आपका आंसर लग जाएगा। आगे, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? प्रस्तावना में कौन सा नहीं है? संघीय। आगे, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? विघटित सोवियत संघ के संविधान से। आगे, भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, अभी ऊपर देखा था। आगे इधर देखना है, इधर बता दूं, कनाडा से यूनियन शब्द, ये ठीक है। अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनर्वालेखन, ये भी ठीक है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था, ये ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? अभी देखा था ऊपर, क्या देखा था? ये है समवर्ती सूची। कौन सी है? समवर्ती सूची। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। और जर्मनी से आपातकाल। आगे है, भारतीय संविधान के उद्देश्य का में कितने प्रकार का न्याय है? तो कितने का है? 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। कौन सा? सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक। उद्देश्य का में कौन सा एक भारत के लिए संवैधानिक प्रस्ताव वर्णित नहीं है? कौन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। सामाजिक आर्थिक न्याय है। ये क्या? न्याय है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय यानी दिया गया? कौन सा है? सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका आंसर ये हो गया। अब इधर देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यानी हमने ऊपर लगा 10 मिनट में एक टॉपिक कर लिया है। अब अगला टॉपिक है प्रस्तावना। इसमें देखते हैं, प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी आपको ये एक तरह से याद रहनी चाहिए पूरी। जैसे भारत कैसा होगा? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य रहेगा। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ये आपको याद रहना चाहिए। स्वतंत्रता कितनी है? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की, ये भी आपको याद रहनी चाहिए। समता कितनी है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, यानी एक तरह से आर इम्पोर्टेंट, मैं आर लिख देता हूँ जो सा इम्पोर्टेंट रहे। और केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ था। इसमें न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि जो उद्देश्य का है वो संविधान का भाग है, और भाग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी के बाद 1976 में संशोधन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का को संविधान की आत्मा कहा है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की आत्मा कहा है वो कौन? आर्टिकल 32। कौन सा क्या है? आर्टिकल 32 को कहा है। के एम मुंशी ने कहा है कि उद्देश्य का को ये राजनीतिक जन्म पत्रिका है। आगे, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने इतना कर लिया है तो इधर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया? किसने नहीं बताया? बैरूवाड़ी इस केस ने। और किसने बताया था? केशवानंद भारतीवाद ने। आगे, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? किसका नहीं है? संघी का नहीं है, बाकी के सब हैं। किस वर्ष में भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द, यानी 2 नहीं, वैसे तो 3 जोड़े गए थे, 2 शब्द कब? 1976 में
42वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा संशोधन अधिनियम 1976 में। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये आपको याद रहना ही चाहिए। अब ये पूछ रहा है कितने प्रकार का न्याय है, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा। तो इसमें क्या है, 3 प्रकार की समता है, 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता है, 1 प्रकार की ये है। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित था, सम्मिलित नहीं था, ये नहीं पूछ रहा है कब। अब आपको एक याद रहना चाहिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसमें कौन कौन से जोड़े गए थे, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, और एक पंथनिरपेक्ष, 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 और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे कब, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो इससे नहीं थे, तो ये नहीं थे, ये कब जोड़े गए, 76 में, और ये 49 की बात हो रही है। तो इसका आंसर 1 2 3 ये हो गया। आगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, किसका नहीं है, इसका नहीं है, क्योंकि न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय का कोई उल्लेख नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो कौन नहीं है, बजट नहीं है, इसकी जगह पर क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, ये है। आगे बात करें कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है, पूजा की स्वतंत्रता, ये नहीं करती है। आगे है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, बेसिक स्ट्रक्चर, तो कौन सा, केशवानंद भारतीवाद, इससे निकल के आया था बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा ये है कि इसमें अगर कुछ भी डाल देंगे तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, यानी एक तरह से न्यायालय से बचने के लिए इसमें उसमें संशोधन ही हो सकता है। यानी मूल जो बेसिक, यानी जो संविधान है बेस होता है एक तरह से जड़, अगर पेड़ की जड़ ही काट देंगे तो पेड़ नहीं जिएगा, वैसे ही जो संविधान है, संविधान की जो जड़ है, बेस है, उसको डाला गया है बेसिक स्ट्रक्चर, अगर वो ही नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा। तो इसका आंसर हो गया ये। आगे बात करते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मैं इसको 2-3 क्लासों में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अभी 16वें पेज पर हैं और हमारे पेज लगभग 158 नहीं, अभी इसमें और बढ़ेंगे, लगभग 200 पेज हो जाएंगे। तो लगभग 4 क्लासों में ख़त्म करने की कोशिश करें। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, कौन करता है धर्मनिरपेक्ष, ये करता है संविधान की प्रस्तावना। निम्न में से पंथनिरपेक्ष राज्य यानी उसका अर्थ क्या है, वह राज्य जिसका कोई धर्म ना हो, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कैसी स्थिति थी हमारी, भारतीय संपूर्ण पूर्वोत्तर संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, क्योंकि इसमें पंथनिरपेक्ष आ गया, तो पंथनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें भी समाजवाद, पंथनिरपेक्ष ये बाद में जोड़े गए। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो कौन से, केशवानंद भारतीवाद। ये कब हुआ था, 1973 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, ये कौन है, उद्देश्य का। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा है, आर्टिकल 32 को। आगे है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा है, संप्रभु, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इसका ये हो गया। आगे भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है, आर्थिक न्याय, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना और डीपीएसपी। अब अगला टॉपिक है, एक टॉपिक खत्म हो गया है, हमने 20 मिनट में 2 टॉपिक कर लिए हैं। अगला है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति, अब भारत का राष्ट्रपति है, भारत का प्रथम नागरिक रहता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख रहता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष रहता है, और ये
देश का प्रथम नागरिक है। संघ की जो कार्यपालिका है इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद और एजीआई। ये 5 लोग इसमें शामिल होते हैं। किसमें? संघ की कार्यपालिका में। और इसका प्रमुख कौन होता है? ये पहले नंबर वाला राष्ट्रपति। आगे बात करें, भारतीय संविधान का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। आगे बात करें, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? भारत का राष्ट्रपति। आगे बात करें, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? वो होता है कैसे? अप्रत्यक्ष तरीका से होता है। कैसे? अनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा होता है इसका। और इसमें जैसे मैं बता दूं, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कैसे? निर्वाचित लोकसभा के। और राज्यसभा के भी सभी कैसे? निर्वाचित सदस्य। और राज्यों की विधानसभा के, राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी निर्वाचित सदस्य इसके इलेक्शन में भाग लेते हैं। और केंद्र शासित में पुडुचेरी और दिल्ली के सदस्य इसके इलेक्शन में भाग लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है? अब ये पूछ रहा है नहीं है, तो आप इससे लगा सकते हैं। जैसे लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये मैंने बताया था। आगे राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, और ये नहीं होते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया, विधान परिषद के नहीं होते हैं। आगे भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने की आज्ञा दी गई वो कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी। अगला है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो कौन कौन से? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य चुने हुए हैं यानी निर्वाचित, और राज्यों के विधानसभा के। तो इसका 1, 2, 3 हो गया, ये नहीं होते हैं। आगे अब हम एक ही इसमें स्लाइड में पूरा राष्ट्रपति कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अगर सबसे पहले निर्वाचन मंडल देखते हैं। निर्वाचन मंडल में आपको बता दिया है संसद के सभी निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और यहीं पे देख लें कि उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। एक दूसरे के अदला बदली। जो पद होगा, पद कितना होगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष कब से? जिस दिन से ये कुर्सी पर बैठेगा उसी दिन से 5 वर्ष तक। आगे बात करें हटाने की प्रक्रिया, ये कौन सी है? महाभियोग। ये कहाँ पर है? आर्टिकल 61 में है। इसमें क्या है? इसकी प्रक्रिया आप संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, सदस्य ना हो, और 50 प्रस्तावक हो। कोया 50 प्रस्तावक हों, 50 अनुमोदक हों। क्या? 50 अनुमोदक हों, ये होनी चाहिए। 50 प्रस्ताव, 50 अनुमोदक और 15,000 जमानत राशि जो आरबीआई के अकाउंट में जमा होगी। किसके? आरबीआई के अकाउंट में जमा होगी 15,000 जमानत राशि। अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप, तो ये जो जमानत राशि ये आपकी जब्त हो जाएगी। आगे शपथ आपको दिलाएगा सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। मान लो बशर्ते ये नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो आपको शपथ दिलाएगा। ये आपका पूरा राष्ट्रपति हो गया है। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप इसके एक एक क्वेश्चन करने के लिए काबिल हो जाएंगे। पहला है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है। नहीं पूछ रहा है। 35 वर्ष है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, देश का नागरिक हो, संसद
यानी सांसद चुने जाने योग्य हो, यानी लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर ये है, पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यक नहीं है। आगे बात करें, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, कितनी भी बार। वहीं अगर आप यूएसए में देखें, कहाँ पर, यूएसए में क्या रहता है, मात्र 2 बार आप चुनाव लड़ सकते हैं, यानी जीत सकते हैं 2 बार आप चुनाव। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु यानी एक सांसद हो, विधानसभा का वो हो विधायक, वो राष्ट्रपति चुन सकता है, बशर्ते उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही इलेक्शन जीतेंगे राष्ट्रपति, वैसे ही राष्ट्रपति का जैसे ही इलेक्शन जीतेंगे उसी समय अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। आप चाहे सांसद हों, चाहे विधानसभा के वो हो, चाहे कोई सा भी पद छोड़ सकते हैं। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबंधित यानी किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। ये दोनों अदला बदली चलती हैं, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। अगला है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। कब से रह सकता है, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, उसी दिन से, जिस दिन कुर्सी पर बैठेगा। मान लो आज बैठ गया तो आज से ही स्टार्ट हो जाएंगे, ये नहीं कि काम करना स्टार्ट करेंगे तब से हुआ, ये कुछ नहीं, जिस दिन बैठेंगे उसी दिन। आगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये आर्टिकल 61 के अनुसार। और आर्टिकल 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग क्या नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा। एक तो आर्टिकल 61 यानी महाभियोग में मैंने बताया था संसद के लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें क्या रहता है, उसमें 3 लोग रहते हैं। एक तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके सभी निर्वाचित सदस्य, और जो भी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं पुडुचेरी और दिल्ली और पुडुचेरी, इसके भी सभी निर्वाचित सदस्य, ये लोग भाग लेते हैं। अब इसमें कौन नहीं लेता है, लोकसभा के इसमें लेते थे, इसमें भी, यानी ये नहीं है, ये इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। कौन, विधानसभाओं के सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आंसर ये भी है, यानी ये भी नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है नहीं पूछता है तो आप इसका यही लगा सकते हैं, और ये दोनों लेते हैं भाग। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है, किसी भी सदन में, जैसे ये है संसद, लोकसभा हो गई, राज्यसभा होगी, थोड़ी विधि देख लें आर्टिकल 61, और जो आर्टिकल 61 है इसको लगाने का जो आरोप है, आरोप कुछ भी हो सकता है। आरोप कुछ भी का मतलब ये है कि संविधान का उल्लंघन। क्या है राष्ट्रपति पर आरोप, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का उल्लंघन, ये है। और ये कौन बताएगा कि संविधान का उल्लंघन क्या है, वो बताएंगे हमारे न्यायाधीश महोदय। तो लोकसभा के या राज्यसभा किसी भी सदन से, आप संसद के किसी भी सदन से प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है संसद के किसी भी सदन में। अगर आप लोकसभा से स्टार्ट करेंगे तो लोकसभा के 1/4 सदस्य लिखित में स्पीकर को एक वो देंगे, लेटर लिखित में देंगे स्पीकर को लेटर कि हम राष्ट्रपति महोदय पर उन्हें हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भाई साहब जो चेयरमैन है, स्पीकर हैं, जो स्पीकर महोदय, ये क्या करेंगे, ये यही चीज़ प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। मान लो आज तारीख है 1,
1 जनवरी है और 1 जनवरी को ये चीज़ होती है। तो आज से 14 दिन बाद पुनः लोकसभा में यही प्रक्रिया स्टार्ट होगी। फिर यहाँ से अगर 3/2 सदस्य यहाँ से पास हो जाएगा, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा वो मैंने उल्टा लिख दिया था, कितना, अगर 2/3 सदस्य पास कर देंगे तो ये अगला लेटर जाएगा कहाँ, राज्यसभा में। और राज्यसभा का जो स्पीकर होगा वो राष्ट्रपति से बोलेगा या तो आप आएँ या आप अपने किसी दोस्त को या किसी घरवाले को या किसी को भी भेज सकते हैं जिस पे आपको पूरा विश्वास हो। तो राष्ट्रपति या तो खुद आएंगे या आप वो किसी को भेजेंगे, फिर वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब जो राज्यसभा है इसकी न्याय की यानी जांच करेगी, जो इन पे इम्पीचमेंट चला है यानी महाभियोग की प्रक्रिया चली है उसकी जांच होगी। उसमें ये जो राष्ट्रपति हैं ये अपना जो पक्ष है वो रख सकते हैं। अगर यहाँ से भी 2/3 बहुमत से पास हो गया तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। ये होती है इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। थोड़ी ट्रिकी है, इसको अगर आप दोबारा देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दूर पूर्व सूचना, ये बोल रहे 14 दिन। आ गया ना भाई, 14 दिन पूर्व रहनी चाहिए। कितने, 14 दिन। 14 दिन पूर्व का मतलब ये है कि आज सूचना मिलेगी तो आज से 14 दिन बाद ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी, अर्ध न्यायिक है, इसमें कोई न्याय ही नहीं मिलता है। आगे है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद को कार्यभार कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति। एक कंडीशन ये आती है, मान लो उपराष्ट्रपति नहीं है तो तब कौन आएगा, राष्ट्रपति भी नहीं है, फिर उनका पद संभालेगा वाइस प्रेसिडेंट, ये भी नहीं है तो कौन आएगा, CGI। मान लो ये भी नहीं है तो कौन आएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये संभालेंगे। आगे है, राष्ट्रपति का रिक्त पद भर यानी कितने दिनों में भर जाना चाहिए, तो वो कितना है, 6 माह के अंदर। अगर यहाँ से रिक्त हो गया है तो ये मात्र 6 महीने तक रहेंगे, या वाइस प्रेसिडेंट हो या ये कितने दिन तक, 6 दिन तक। इसके अनुसार जो अमेरिका में क्या है, अगर मान लो जो बाइडन है आज हटेंगे और आज से इनका जो कार्यकाल है वो बचा है 3 वर्ष। जो उपराष्ट्रपति आएंगे यहाँ पे तो ये कितने वर्ष तक रहेंगे, 3 वर्ष तक रहेंगे, 6 माह नहीं, यानी जो जितना कार्यकाल बचा रहता है उसके लिए चुने जाते हैं। उल्टी प्रक्रिया है दोनों जगह। आगे बात करते हैं दोस्तों कि यदि भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, मान लो हो गया, आगे है हो जाए और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, निम्न में से कौन कार्यवाहक बनेगा, तो कौन बनेगा, भारत का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति कुछ नहीं है, जैसे आपने गुड्डे गुड़िए देखे हैं, मेले में से लेके आते हैं खिलौने, उनमें जो चाबी भरते हैं, चाबी भरने के बाद जो वो चलता है, मूवेबल रहता है, डांस करता है, वही चीज़ है ये। भाई साहब जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद बता दूं, लोकसभा है उसके 15% रहेगी। कितनी, 15%। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ आता ही होगा, मान लो 500 सदस्य हैं लोकसभा में, तो लोकसभा के 15%, 75 लवा 75 सदस्य होंगे, कौन, मंत्री। इन 75 में कुछ होंगे कैबिनेट मंत्री, वो होंगे लगभग 10। उनकी बात सुनता है कौन, प्रेसिडेंट। अगर वो जो कहेंगे वही ये करेगा, यानी जो ये मेन पावर ये है। ये तो बस एक नमूना है। आगे है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत कौन करता है, वो करता है लोकसभा का स्पीकर। आगे है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है
कौन सी क्रिया बाद अधिनियम बनता है? राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। तो इसमें जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं ये है, ये उसमें क्या है, जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा आपको बता दूं, ये लोकसभा है, सॉरी लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है। मान लो कोई एक तो रहता है बिल, क्या रहता है, बिल यानी विधेयक। जो विधेयक होता है यानी एक्ट, अधिनियम कब बनता है ये चीज़। मान लो कोई बिल है यानी विधेयक, तो लोकसभा में गया, यहाँ से ही पास हो गया, राज्यसभा से भी हो गया। अब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है। कितने हैं? 3। ये आर्टिकल कितने में आता है? 111 में। 3 एक हैं, तो 3 ऑप्शन है। एक तो सिग्नेचर करेगा तो वो क्या बन जाएगा? अधिनियम। मान लो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए तो ये क्या बन जाएगा? अधिनियम। दूसरा पुनर्विचार के लिए, किसको? पुनर्विचार के लिए यहाँ पे भेजेगा लोकसभा से, तो लोकसभा से भी पास हो गया, फिर राज्यसभा से भी पास हो गया, फिर दोबारा पुनर्विचार के बाद जाएगा तो इसको सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। इसके बाद अब कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है इसको संरक्षित करना यानी अपने पास रखना, ये होती है। और जब यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा? बिल यानी विधेयक, एक्ट। कभी कभी आप अखबारों में पढ़ते हैं कि विधेयक, बिल, आपको समझ में ही नहीं आता है कि अधिनियम क्या होता है, विधेयक क्या होता है, तो ये चीज़ हो रहती है। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो कौन सा है? आर्टिकल 123। आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। आगे है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को, वही करेगा और कोई नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल या विधेयक को स्वीकृति देता है? तो कौन सा है? आर्टिकल 111। ये ऊपर बात हो गई। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकते तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे? 6 माह तक। 6 माह तक निर्वाचन होना अनिवार्य है। आगे है, राष्ट्रपति का महाभियोग कितने में? आर्टिकल 61 में। ये मैं बता चुका हूँ। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, दोनों सदनों में अलग अलग पारित होगा। कितना? 2/3 बहुमत से। आगे बात करें, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? वो कौन सा है? आर्टिकल 143। परामर्श करने की आगे वो देता है, लेकिन ये नहीं है कि परामर्श राष्ट्रपति माने या नहीं माने, वो राष्ट्रपति के ऊपर है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? सभी की करता है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर अगले उसमें बताएंगे। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति कैसी है? न्यायिक शक्ति है। आगे है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को है। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा करे अध्यादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे दोस्तों राष्ट्रपति है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इससे आगे के टॉपिक कल के क्लास में कराएंगे। ये देखो बहुत सारा है, मंत्री परिषद है, सब चीज़ है। आप चिंता ना करें, आपको कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। आपको इतना देंगे, ये देखो। अगर आपका यूपी पुलिस का रुक जाए तब बताना। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।